Okay students, after completing chapter number 1 and chapter number 2 of second year maths, अब हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 इसका टाइटल क्या है? इस चैप्टर का नाम है व्हाट। मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, द जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है? द स्ट्रेट लाइन पढ़ा है। तो चैप्टर नंबर 2 से काफ़ी रेलिवेंट है चैप्टर नंबर 3। टाइटल सेम है, दोनों का चैप्टर्स का टाइटल क्या है? द स्ट्रेट लाइन। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये कि इस चैप्टर के अंदर यानी चैप्टर 3 के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, और इसके अलावा कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जिसके अंदर आपसे थ्योरी पूछी गई है, और आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपने कुछ सिंप्लीफाई करके आपने आंसर्स देने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि इफ टू और मोर स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट देन दे आर कॉल्ड एज व्हाट। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ओके, अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि अगर आप यहाँ पे देखें, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट के ऊपर मिलें, तो मैं इसकी डायग्राम बना देता हूँ। ये कुछ इस तरह से है। मिसाल के तौर पे मैं 3 स्ट्रेट लाइंस ले रहा हूँ। 3 स्ट्रेट लाइंस कैसे? एक लाइन मिसाल के तौर पे L1 ऐसे ले लें, एक लाइन मिसाल के तौर पे L2 ऐसे ले लें, एक लाइन मिसाल के तौर पे आप L3 इस तरह से ले लें। अब अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइंस एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं, जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये थ्योरी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है कॉन्करेंट। सही। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज कॉन्करेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में आपसे क्या कहा है? अगले सवाल में कहा है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are 0, 0, 2, 0 and 0, 4 is। अच्छा, की टर्म्स में हम फोकस करेंगे। हमारा यहाँ पे जो की टर्म है वो है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बताना है। अच्छा, अब लाजमी बात है आपके पास एक फॉर्मूला होगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड द फॉर्मूला इज 1/2। और आपके पास मैट्रिसेस फॉर्म में इस तरह से x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1 और 1। अच्छा, इसके बाद से आपने क्या करना है? यहाँ वैल्यूज इंसर्ट करके आपने इसको जो है वो इवैल्यूएट करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो आपके पास 0, 0 है। अब इसको x1, y1 कह दें। दूसरे पॉइंट को आप नाम दे दें x2, y2, और तीसरे पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं x3, y3। सो अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज, अब अगर आप इसको यहाँ इंसर्ट करें तो x1, y1 इसका मतलब है 0, 0, 1 तो कांस्टेंट है, 2, 0 इस तरह से हो जाएगा x2, y2, और आखिर में क्या आपके पास 0, 4, तो 0, 4 और ये रहा 1। अच्छा, अब आपने इसको एक्सपेंड करना है। अच्छा, एक्सपेंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप कोई भी रॉ या कोई भी कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं। हम कोशिश ही करते हैं कि ऐसी रॉ या ऐसी कॉलम को हम एक्सपेंड करें जिसके एलिमेंट्स आपके मैक्सिमम 0 हों, ताकि हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो इधर हम देख सकते हैं कि जो आपके पास R1 है, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो मैं R1 को एक्सपेंड कर लेता हूँ। सही। अच्छा, अब जब मैं R1 को एक्सपेंड करूँगा तो मैं सिंपल इसको 0, -0 लिख रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो आप रॉज और कॉलम को अगर आप स्किप करके बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे, कुछ भी वैल्यू आए 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी ना। इसका मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व सिर्फ हम इस वाले एलिमेंट को करेंगे, यानी यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ, इस रॉ इस कॉलम को आप स्किप करके बाकी 4 एलिमेंट्स ले लें, 2, 0 और 0, 4। ओके, और ये पूरा का पूरा 1/2 से डिवाइड होगा। सही है, 1/2 को इग्नोर नहीं कीजिएगा। अच्छा, 0, 0 खत्म हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। आप इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बीच में माइनस साइन के साथ, तो 8 - 0, और ये रहा आपके पास 1/2। 8 - 0 8 होता है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। और आप लाजमी देखिएगा कि जो आपको ऑप्शंस गिवन होंगे उसमें कहीं ना कहीं इस सवाल में आपको 4 भी दिया हुआ होगा, तो आप वो 4 लिख दीजिएगा। ओके, चलें नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक सिचुएशन पूछी है। क्या पूछा है? सवाल को गौर से पढ़ लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 3x - y + 5। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, देन द पॉइंट 1, 2 लाइज। अच्छा, ये सवाल क्या पूछना चाह रहा है?
ये सवाल ये पूछना चाह रहा है कि अगर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, अब ये जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है। अच्छा, कहाँ लाई कर रहा है से मुराद क्या इस लाइन के अबव है, क्या इस लाइन के बिलो है, या इस लाइन के ऊपर है, यानी ऑन द लाइन। अच्छा, इसको चेक करने का आपके पास एक तरीका होता है, तो इस सवाल को हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। अच्छा, सॉल्व किस तरह से करेंगे मैं यहां दिखा देता हूं। आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। अच्छा, इसके अंदर आपने ख्याल क्या रखना है, इसके अंदर आपने ख्याल ये रखना है कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax + by + c। ठीक है, और आपने एक और चीज मेक श्योर करनी है कि आपके पास भले ही x नेगेटिव हो, इट डजंट मैटर, आपके पास c नेगेटिव हो, इट डजंट मैटर। अच्छा, अब a b c क्या है, x के साथ जो लिखा हुआ है वो a है, y के साथ जो लिखा हुआ है वो b है, और जो आपके पास सिर्फ नंबर है वो आपके पास c होगा अकॉर्डिंग टू दिस जनरल फॉर्म। ऐसे ही है। अच्छा, आपने मेक श्योर ही करना है कि आपके पास y जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, भले ही आपके पास x नेगेटिव हो, c नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी इसका मतलब इसके अंदर आपने जो चीज़ ख्याल रखनी है वो ये है कि b शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि b शुड बी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे तो b की वैल्यू नेगेटिव है। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए आप -1 से मल्टीप्लाई कर लें। -1 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास -3x + y और -5। ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, फिर आपने करना ये है कि जो आपको यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया हुआ है 1,2, आप इसको x और y ट्रीट करें और इस गिवन इक्वेशन में पुट कर लें। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -3, x की जगह हम पुट करेंगे 1 + y की जगह 2, और ये रहा -5। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। -3 + 2 -5, ये हो जाएगा -8 + 2 -6। अच्छा, अब सॉल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी ना, ओके, तो मैंने थोड़ा सा बोर्ड रब कर लिया है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो आपने क्या पढ़ा होगा, m1 m2 = -1, यानी दोनों लाइंस के जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू -1। या आपने और करके एक सिचुएशन ये भी पढ़ी होगी, m1 = -1/m2, यानी दूसरे वाले का जो स्लोप होगा वो पहले वाले का नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर एक लाइन का स्लोप 5/9 है तो दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, 5/9 का रेसिप्रोकल 9/5, और आप यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देंगे। ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बनाता हूँ इसकी। ठीक है, इसी की एग्जांपल लेके मैं आपको एक इक्वेशन बनाता हूँ। इक्वेशन कैसे बनाता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास सिचुएशन है 5x - 9y + 3 = 0। सही है, और इस लाइन की इक्वेशन मैं आपको मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ। ये क्या बन सकती है आपके पास, 9x + 5y - 6 = 0। अच्छा, अब अगर आप ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का स्लोप निकालें विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला विच इज -a/b। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसका स्लोप आपको क्या मिलेगा 5/9, इसका स्लोप क्या मिलेगा -9/5। ऐसा ही होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक सिचुएशन और दे रहा हूँ। अगर ये a1 है, और अपने क्विकली भी कर सकते हैं, 9 5 45 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 9 5 45, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 = 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब है ये भी इसकी एक सिचुएशन बन सकती है, और आपके पास पेपर्स में जो ये सवाल पूछा गया था उसके अंदर ऑप्शंस इसके एस्पेक्ट से आपसे पूछे थे। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ आखिरी सवाल जो कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, अभी हमारे पास पेपर्स का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। उसके अंदर आपसे कहा है 3x - 5y - 15 इज पैरेलल टू द लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उन चारों ऑप्शंस के अंदर डिफरेंट इक्वेशंस गिवन होंगी। आपने ख्याल क्या रखना है, आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो की पॉइंट है वो क्या है, पैरेलल है। हमें पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, अब अगर मैं इक्वेशन के एस्पेक्ट से बताऊं तो इक्वेशन के एस्पेक्ट से जो भी x और y का कोफिशिएंट है और वो जिस लाइन के पैरेलल होगी, या तो उनके कोफिशिएंट सेम होंगे या किसी के मल्टीपल होंगे। अच्छा, इससे क्या मुराद, मैंने क्या कहा कि या तो जो लाइन जिसके ये पैरेलल हैं उसके x और y के कोफिशिएंट्स, आपने कांस्टेंट नहीं देखना, सिर्फ x और y के कोफिशिएंट्स को देखना है, या तो वो सेम होंगे या एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। किस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन ये भी हो सकती है। ठीक है,
अच्छा, इसमें हम क्या देख सकते हैं, या x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 5 है, इधर भी x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 5 है, सिर्फ कांस्टेंट्स डिफरेंट है। अच्छा, कांस्टेंट डजंट मैटर, आपने सिर्फ मेक श्योर करना है कि दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा, मैंने आपसे क्या कहा कि एक दूसरे के मल्टीपल भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, मैग्नीट्यूड में फ़र्क आएगा लेकिन जो है लाइन वैसी ही रहेगी जैसी है। ये क्या हो जाएगा, और करके 6x माइनस 10y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। स्टिल ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। तो आपने क्या देखना होगा, अगर पैरेलल की बात की जा रही है तो या तो x और y के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे, एक सिचुएशन ये हो सकती है, या इसके मल्टीपल्स हो सकते हैं। अगर ये 3 है तो 3 का मल्टीपल 6 है ना, अच्छा सेम मल्टीपल्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर लिखा हुआ है और यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करके, ऐसा नहीं है, दोनों के सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर यहाँ पे 6 है इसका मतलब है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा है, और अगर यहाँ 10 है इसका मतलब 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो सेम नंबर्स है, यानी सेम मल्टीपल्स होने चाहिए। ओके, सो दिस इज आर सम क्वेश्चंस, दीज आर सम क्वेश्चंस। यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।